स्वागत है आपके चैनल एग्जाम्स रूम में। दोस्तों आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। प्रैक्टिस सेट आज 7 की बात करेंगे। आज हम 7 प्रैक्टिस सेट तक जो है हिंदी की प्रैक्टिस सेट तक पहुंच चुके हैं दोस्तों, और सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है आपके सामने जो है मैं लेके आता हूं। आज नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते जाएंगे और इसी तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन जो है हम कवर करते जाएंगे। तो दोस्तों वेट न करते हुए हम चलते हैं, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और जो भी नए चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो किसी का भी प्रैक्टिस सेट ना छूटे, और जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो को जरूर शेयर कर दें। तो पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है उसको देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानना आपको बताना है। ऑप्शन में से विशेषण कौन से हैं उसको बताना। ऐतिहासिक होगा, उपासना होगा, आश्वासन होगा या अपेक्षा होगा, कौन सा होगा इसमें आपको बताना है। तो ऐतिहासिक होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक मतलब जिसके साथ संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर या प्रयोग होकर उसकी विशेषता को बताया, उसी को हम विशेषण कहते हैं। तो ऐतिहासिक घटना या ऐतिहासिक चीज किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रयोग हो जाते हैं, और ऐतिहासिक आपके विशेषण को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, और कहता है कि जागना मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। दोस्तों प्रथम प्रेरणार्थक की बात कर रहे हैं। प्रेरणार्थक क्रिया 2 हो जाते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। 2 प्रकार के आपका जो है प्रेरणार्थक हो जाएगा। प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें जगाना, जगवाना या आपका जागवाना या यह हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना है इसमें। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है पहले इसको जान लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया वो तो दोस्तों जो खुद ना काम करके, जो स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे के साथ को काम करने के लिए जो प्रेरित करे, उसी को प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अध्यापक ने राम से पौधे लगवाए। तो अध्यापक ने राम से पौधे लगवाए, तो अध्यापक खुद काम न करके राम से करवाता है, मतलब किसी अन्य दूसरे के द्वारा जो है किसी कार्य को करवाया जाए, उसे जो है प्रेरणार्थक कहते हैं। और प्रथम प्रेरणार्थक में क्या हो जाएगा, जागना के क्या होता है, जगाना होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगर ये द्वितीय प्रेरणार्थक कहता है तो द्वितीय प्रेरणार्थक में आपका जगवाना, वाना जो है प्रत्यय इसमें आ जाता। तो पहला क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जगाना आपका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि दोस्तों इसमें कि निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट आपको बताना है कि आपका पूर्ण वर्तमान काल कौन सा है, उस चीज को आपको बताना है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रहा है, वह पढ़ रहा है, या मैं बाहर जाऊंगी। तो इसमें से कौन सा होगा जो पूर्ण वर्तमान काल की स्पष्ट कर रहा है, तो दोस्तों आपको बताना है। तो देखेंगे ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ये वर्तमान को बताता है, और हमारे पढ़ने का समय हो गया है कि वर्तमान काल को स्पष्ट कर रहा है। वह घूमने जा रहा है, तो ये दोस्तों ये अपूर्ण वर्तमान होगा। वह पढ़ रहा है, ये भी वही होगा। मैं बाहर जाऊंगी, मैं बाहर जाऊंगी, ये आपका भविष्य की बात बता रहा है। तो पहला क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल कौन सा है कि सुरेश गीत गा रहा था। दोस्तों देखेंगे कि आप रहा था मतलब अभी जो है वह गीत गा रहा था, अपूर्ण भूत, अभी जो है भूतकाल में ही क्रिया हो रही थी, लेकिन अभी जो है पूरा नहीं हुआ है। तो जब रहा था रही थी, जिससे कंटिन्यूअस सेंटेंस का जो होता है रहा था रही थी, ये जो है आपका अपूर्ण को बताता है। आपको ये याद करना है कि ये अपूर्ण को बताता है। तो हमेशा, और था है तो मतलब बता रहा है कि ये पहले अभी जो है कार्य चल रहा था, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो अपूर्ण भूत हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द दोस्तों यहाँ पे पर्यायवाची थोड़ा गलत लिखा गया है, तो पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें आपको बताना है। इसमें आपको पर्यायवाची कौन सा नहीं है उसको बताना है। पंकज, अंडज, खग या नभचर, कौन सा इसमें पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो इसको बताना है दोस्तों कि इसमें अंडज, खग, द्विज, नभचर ये सारे पक्षी को होते हैं, लेकिन पंकज जो होता है कमल को होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ये जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। आपको क्या बताना है दोस्तों, आपको विलोम बताता है किसकी, अनाथ की आपको विलोम बताना है दोस्तों। और अनाथ का क्या हो जाएगा विलोम, सेनाथ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे का बी हो जाता है दोस्तों, और इसमें अनाथ का क्या हो जाएगा, सनाथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौन सा अनेकार्थी नहीं है उसको बताना है। कनक,
अनंत, महावीर या हत्या आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें जो अनिकार्थी नहीं होगा, कनक देखिए, कनक में सोना या धतूरा हो जाता है, अनंत का जो होता है अंतहीन हो जाता है, आकाश हो जाता है, विष्णु हो जाते हैं, महावीर होते हैं मतलब हनुमान जी की बात कर सकते हैं। तो इन सभी का जो है अनिकार्थी शब्द बन जाता है, लेकिन हत्या का जो है कोई इसमें जो है अनिकार्थी शब्द नहीं है। तो हत्या का यहाँ पे अनिकार्थी शब्द कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि वह स्त्री जिसका पति प्रदेश या विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा। वह एक शब्द की बात कर रहा है, तो अनेकार्थी है। जैसे नौड़, नौड़ होगा, पर्वत स्थिर पद क्या होगा, या प्रोसित पद क्या होगा, या आगत पद क्या होगा, कौन सा होगा। जो स्त्री जिसका पति जो है प्रदेश गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिख रहा है आपको, प्रोसित पद क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे, जिसका पति विदेश से गया हो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। जो समरूपी और भिन्नार्थक है, इसमें कौन सा देखा है जो समरूपी है, समान रूप से भिन्नात्मक है दोनों दोनों। तो अवधि होगा, अनुचर या नौकर होगा, आदि का अंत, आदि और अंत होगा, अभिनय और नाटक होगा। जैसे आप ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन में अवधि और अवधि जो है दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन अनुचर माने ही नौकर हो जाता है, अनुचर को ही नौकर कह जाते हैं, आदि का अंत हो जाता है, अभिनय का नाटक हो जाता है। ये सारे जो है एक ही अर्थ को, इसी के अर्थ को बताते हैं, लेकिन अवधि और अवधि जो है अलग अलग मीनिंग प्रस्तुत करते हैं, इसलिए ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की आपका क्या कहता है कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इसमें प्रतिदिन आपका जो है रेखांकित किया है, रेखांकित शब्द को आपको पहचानना है। रेखांकित शब्द क्या है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार किया जाता है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, आपका प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन जिसे उपसर्ग होगा, अव्यय होगा, सर्वनाम होगा, कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, अव्यय। प्रतिदिन की देखिए जो लिंग अव्यय क्या होता है, जिसका लिंग वचन क्रिया कारक में किसी में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसे अव्यय कहते हैं। तो आपका प्रतिदिन का कोई परिवर्तन होगा नहीं, इसीलिए जो है अव्यय होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि इनमें से विकारी शब्द कौन सा है, आपको बताना है। विकारी शब्द, विकारी शब्द क्या होता है पहले आप उसको जानिए। विकारी शब्द क्या होता है दोस्तों, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 प्रकार के आपके विकारी शब्द होते हैं दोस्तों। अब इसमें बताना है कि कौन सा इसमें जो है विकारी शब्द है, कौन सा है पूछा है। तो इधर, उधर, यहाँ और हाथी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हाथी जो है राइट आंसर होगा दोस्तों। विकारी शब्द आपका हाथी है, क्योंकि ये संज्ञा को बताता है किसी के बता। हाँ, तो लेकिन यहाँ पे जो इधर, उधर और यहाँ है, ये क्या है, तो ये दोस्तों आपका अभिकारी शब्द हो जाएगा, जिसे हम अव्यय कहते हैं। तो ये अव्यय हो जाते हैं। अभिकारी शब्द क्या होते हैं दोस्तों, अभिकारी शब्दों से 4 होते हैं, लेकिन 5 निपात को भी इसमें एक होता है। जैसे कि हम बता देंगे 4 भेद क्या होता है। क्रिया विशेषण होता है, समुच्चय होता है, विस्मयाद होता है, और एक आपका संबंध होता है, और एक आपके क्या होता है निपात, 5वां निपात होता है। 5वां को माना नहीं जाता है, लेकिन 5वां भी से भी क्वेश्चन, निपात से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो 5 प्रकार से कह सकते हैं कि अभिकारी शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत क्या होता है दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, किसके साथ जुड़ते हैं। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया होता है दोस्तों जो मतलब क्रिया के साथ जुड़े, क्रिया के साथ जुड़े, किसके साथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जो क्रिया के साथ जुड़े होते हैं या क्रिया के साथ जुड़े हों और न प्रत्यय छोड़कर अन्य प्रत्यय लगे हों, उसे कृदंत क्रिया होगा। जैसे कि चलना, चलना क्या होता है आपका क्रिया होता है, लेकिन चलना में जगह एगी प्रत्यय लगे, चलेगी या चलेगी, एगी प्रत्यय मान लीजिए, या चल कर प्रत्यय लग जाए, तो अन्य प्रत्यय जो लग जाए ना कि अलावा, उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। कृदंत में जो है किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जो है जुड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि वाक जाल का संधि विच्छेद आपको करना। वाक जाल का आपको संधि विच्छेद, वाक प्लस जाल, वाक जाल, वाग जाल या वागह जाल, क्या कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया है वाक और जाल। तो वाक का पे हलंत रहना जरूरी है, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि नीचे देखिए है कि इसमें हलंत नहीं है, लेकिन जो हलंत होगा वही राइट आंसर होगा, क्योंकि आधा का है तो इसमें आपको गै का हो जाता है। ये जो कौन सा संधि अगर पूछ ले, इसमें वाकजाल कौन सा संधि अगर दे दिए पूछ ले, तो आपका क्या कहेंगे, तो आपके ये संधि है व्यंजन संधि। कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि को अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ चीजें, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। व्यंजन संधि में दोस्तों 1, 3, 5 का रूल लगता है। पहला में 3-4 रूल हैं, तीनों 4 रूल बताएंगे। पहला रूल है कि 1, 3, 5 रूल। 1, 3, 5 का मतलब दोस्तों, एक मतलब का वर्ग, मतलब का वर्ग क्या होता है दोस्तों, जैसे का, च, ट, त, प, ये जो पहला का, च, त, पहला जो वर्ग आता है पहला। फिर 3 क्या होता है, जो ग, ज, ड, धब,
ग ज ड दब, और 1 3 ग ज ड धब, और पांचवा क्या होता है, पांचवा जिसे नासिक वर्ण कहते हैं, जिससे कि अड़ा य अड़ा न म, तो ये जो है तो क्या है उसका होता है तीसरा पहले में हो जाता है, मतलब गा का में बदल जाता है, ठीक है, अंगा का में बदल जाता है, ये तीसरा पहले में और पांचवा भी पहले में बदल जाता है। तो इसमें गया है दोस्तों, तो गया किस में बदल जाएगा, गया तीसरा वर्ग में आता है, और गया जो है पहले वर्ग में बदल जाएगा, का में बदल जाएगा। व्यंजन संधि ये पहला रूल हो गया 1 3 5 वाला, जो तीसरा पहले में पांचवा पहले में बदल जाता है। और द्वितीय रूल है जैसे कि जो खटकोर वाला स होता है, ये सा जो है किस में बदल जाता है, ये इस सब में बदल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको इसका एग्जाम्पल आपको दे दिए विषम, आपको विषम को आपको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको बताना है, संधि बनाना है, तो क्या करेंगे, तो बी धन श का श बदल जाएगा, ऐसे ये वाला सा हो जाएगा विषम, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ड़ा को ना में बदल देते हैं दोस्तों, ड़ा को ना में बदल देते हैं, ये भी आपका एक रूल है। तो इतना आप याद रखेंगे अभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है, आपको बताना है। निरंतर, दिग्गज, जगदीश या महिष, कौन सा इसमें है जो विसर्ग संधि है दोस्तों। विसर्ग संधि के भी कुछ हम आपको फैक्ट बताएंगे, उसको भी याद करेंगे, विसर्ग संधि आपका भूलेगा नहीं। विसर्ग संधि हो जाता है दोस्तों जैसे निरंतर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो रा है, रा का जो है बन जाता है निरंतर का निहि धन अंतर हो जाएगा, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, निहि धन अंतर, तो निरंतर आपका जो है पहला राइट आंसर होगा। निरंतर में जैसे कि आपको विसर्ग कब आपको पहचान, जिसे रा आ जाए और तीनों सा आ जाए बीच में, श और से और ओ की मात्रा आ जाए, तो ओ की मात्रा, तो ये अगर चीज़ें आ जाती हैं तो ये विसर्ग संधि को डिनोट बताती हैं कि जो जहाँ बीच में आ जाते हैं वहाँ पर जो है ये विसर्ग के साइन लग जाता है, विसर्ग का चिन्ह लग जाता है। तो ये जिसे यहाँ पे दिख रा दिख रहा है दोस्तों, रा दिख रहा है, तो रा के में भी हम वहीं पे क्या लगा देते हैं, निहि धन अंतर, तो विसर्ग संधि को बताता है। तो ये सारे जो है विसर्ग संधि को आपको बताते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द हमने आपको बताया था जो हिंदी के शब्द होता है, जो हिंदी को डिनोट करते हैं, हिंदी को की शब्द को बताते हैं। जैसे इसमें पाषाण, कंकड़, प्यासा या पक्ष, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख जाएगा प्यासा। प्यासा आपका राइट आंसर होगा। प्यासा आपके हिंदी के शब्द बताते हैं, बाकी पाषाण पत्थर को होता है, कंकड़ और पक्ष ये सारे जो है, जहाँ 6 आते हैं दोस्तों, जहाँ 6 आते हैं, 6 जो है आपको क्या बताते हैं, 6 आपको जो है तत्सम को बताते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य को आपको बताना है, जो शुद्ध नहीं है उसको बताना है, अशुद्ध को बताना है। आज मैं यहीं रहूंगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला, कौन सा इसमें आपका अशुद्ध वाक्य, आपको इसमें से ऑप्शन देख के आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप देख जाएंगे, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। गलत कैसे है दोस्तों, आपको इसलिए इसको बताना है कि सज्जन के साथ लोग का प्रयोग नहीं करते हैं, सज्जन के साथ लोग का प्रयोग नहीं, क्योंकि सज्जन मीन्स होता है कि अच्छे लोग, सज्जन मीन्स ही होता है कि जो अच्छे लोग हों, तो सज्जन मीन्स सज्जन में ही लोग का प्रयोग हो जाता है, इसीलिए जो है अगर उसके साथ लोग का प्रयोग होता है तो वह सेंटेंस आपका गलत है। तो इसमें अशुद्ध क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है कि उसको आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 18, मुझे आज खाने का मन नहीं होती, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए, कौन से इसमें अंश जो है अशुद्ध है। मुझे आज खाने का या मन नहीं होती, कौन से इसमें गलत है। तो दोस्तों मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, तो वैसे भी देखें मन नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी इसमें अशुद्ध अंश को स्पष्ट करता है। तो मुझे आज खाने का मन नहीं है, या इसको कह सकते हैं तो आपका मन नहीं है इसको बोल सकते हैं, लेकिन मन नहीं होती है ये गलत होगा आपका। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वाच के कितने प्रकार होते हैं, वाच के कितने प्रकार होते हैं ये बताना है आपको। वाच के 2, 3 या 4 या 5 कौन से होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कौन कौन से, कर्तवाच, कर्मवाच, भाववाच, 3 प्रकार के आपके वाच्य होते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट करना है, कौन से इसमें मुहावरा का एक सही अर्थ है। बहुत कठिनाई झेलकर, या स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना, या बहुत ही आशा करना, कौन सा है होगा दोस्तों। लोहे के चने को चबाकर आप बच्चों को पढ़ाते हैं माता पिता, तो मतलब बहुत कठिनाई झेलकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ इसी तरह बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 तक पहुंच चुके हैं। 22 क्वेश्चन आपका क्या कहता है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 22 आपका कहता है कि मंदाकिनी की जलधारा
अजस्र रूप प्रवाहित हो रही है, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप प्रवाहित होती है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं अजस्र कोई ऐसा शब्द होता नहीं है, गलत शब्द होता है। तो अजस्र क्या, अजस्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, अजस्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का आपका समास क्या होगा उसको बताना है। जो आजीवन है, आजीवन रेखांकित शब्द किया गया, इसे कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगुणी समास, कौन सा समास होगा दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे आजीवन, जैसे आजीवन हो गया, प्रति कहीं कहीं पे लग जाए, या जैसे कि रातों रात एक ही शब्द को रिपीट करें, हाँ ठीक है। और इसके बाद जैसे यथा शब्द लग जाए, तो ये जो उपसर्ग ये जब उपसर्ग के रूप में लगते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर आजीवन जो आ उपसर्ग लगा हुआ है, आजीवन क्या होता है? अव्ययी भाव समास क्या होता है दोस्तों? जिसमें अव्ययी भाव होता है कि इसमें जो है उपसर्ग के शब्द लगे हुए होते हैं। और यथा प्रति, ये जिसकी पहचान है कि यथा प्रति या प्रतिदिन या जैसे कि रातों रात ऐसे हो जाए, तो ये सब चीज़ें क्या बताते हैं आपको? अव्ययी भाव समास को बताते हैं। तो आपको याद रखना है। तत्पुरुष हमने बताया था, तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास होते हैं दोस्तों जो इसमें 6 प्रकार के कर्ता कारक के जो है विभक्ति से ही हमें पता चलता है कि कौन से किस प्रकार के तत्पुरुष समास हैं। जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अवदान और संबंध, ये सारे जो है आपको बताते हैं। इसके जो कारक विभक्ति हैं इससे पता चलता है हमें कौन सा तत्पुरुष है समास। कर्मधारय होता है जिसमें पहला विशेष है, दूसरा विशेष हो। विशेष क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम को हम विशेष कहते हैं। विशेषण होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, तो कर्मधारय समास कहते हैं। द्विगु क्या होता है? द्विगु हमने बताया था दोस्तों, द्विगु वह होता है जिसमें प्रथम जो पद होते हैं वह जो कि किसी संख्या को बताए। जैसे कि चौराहा, 4 राहा है जिसको, तो चौराहा, तो चौराहा आपका 4 को बता रहा है, तो पहला 4 जो है संख्या को बता रहा है, इसलिए द्विगु होगा। तो ये हो गए आपके सारे समास के डिटेल विवरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपको क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? जो वर्ण होते हैं उसको अगर समुदाय में लिख दें तो उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर, क्रिया, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वर्णमाला होगा राइट आंसर आपका इसमें, वर्णमाला। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को आपको बताना है। संसार, गौरव, समुदाय, अश्विनी, कौन सा इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों? तो संसार, गौरव, समुदाय तो होगा नहीं दोस्तों, इसमें ई प्रत्यय लगा है। अश्विनी में लास्ट में अश्विनी, ये जो है आपकी स्त्रीलिंग को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जो सही है दोस्तों इसमें सही लिखिएगा, कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है आपको वो बताना है इसमें से, ऑप्शन नंबर में से, कि बेटी बेटियां, डिबिया डिबिये, श्रोता श्रोतागण, वधु वधुएं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में ये जो अंक की बिंदी है इसे चंद्र बिंदी बना लीजिएगा, और इसको वधुएं में भी चंद्र बिंदु होंगे दोस्तों, सॉरी इसमें लिखा नहीं जा रहा है, तो इसमें चंद्र बिंदु होंगे वधुएं और बेटियों में। और श्रोता का श्रोतागण सही होगा दोस्तों, बेटा बेटियां सही हो जाएगा, वधु वधुएं सही हो जाएगा। लेकिन डिबिया का डिबिये नहीं होता है दोस्तों, डिबिया हो जाता है, या हो जाएगा डिबिया, क्या हो जाएगा? डी बी और या पे चंद्र बिंदु, तो ये आपका सही हो जाएगा डिबिया का, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ इसमें बताना है दोस्तों। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्यों को पहचाने। जो संबंध को बताते हैं उसको, उन वाक्यों को आपको बताना है। राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राम ने रावण को मारा, या माँ अपने बच्चे को मारती हैं। आपको बताना है कौन सा इसमें संबंध कारक। संबंध कारक की पहचान आप जान लीजिए थोड़ा दोस्तों, जिसमें का, के, की, रा, रे, री, ये जो है आपको संबंध को बताता है। जैसे राम खाना खाता है, राम खाना को खाता है, इसमें जो कर्म को बता रहा है। राधा का कुत्ता, कुत्ता और राधा का संबंध को बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दोस्तों। राधा का कुत्ता है, तो का इसमें लगा है संबंध को बताने के लिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है दोस्तों? आपको बताना है। भय, निर्वेद, जुगुप्सा या घृणा, कौन सा होगा? तो जो विभत्स रस होता है उसका जो स्थायी भाव होता है वह होता है ऑप्शन नंबर सी जुगुप्सा होता है। निर्वेद शांति को होता है, भय को होता है जिसमें भयानक रस का आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया उसकी बात करते हैं। कनक कनक ते सौगनी, मादकता, अधिकाय व खाए, बौराए, जग व पाए, बौराए, अलंकार कौन सा है इसमें आपको बताना है। तो कनक और कनक आप देख रहे हैं दोस्तों, आप पहले देखेंगे सेंटेंस में दो चीजों शब्दों का रिपीटेशन होता है जो सेम सेम है। जब दो शब्दों का रिपीटेशन या दो से दो अधिक शब्दों का रिपीटेशन एक जैसे हों, अगर रिपीट किया गया और सभी एक जैसे हों, तो उनके अर्थ अलग अलग अगर होते हैं तो कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार होगा। हमने बात किया था जब
दो या दो से अधिक शब्द एक जैसे हों और सबके अलग अलग अर्थ हों उसे यमक कहते हैं। तो यहाँ पे एक कनक हो जाएगा सोना, एक कनक हो जाएगा धतूरा। दोनों कनक समान है लेकिन दोनों का अर्थ अलग है, तो यमक आपका अलंकार हो जाएगा। श्लेष हमने कहा था, श्लेष वह होता है जो चिपकना, श्लेष में एक शब्द के कई अर्थ हो उसे श्लेष कहते हैं। वक्रोक्ति जिसे सेंटेंस को कहा कुछ और जाए, अर्थ सामने वाला अर्थ उसका दूसरा निकाल ले, उससे वक्रोक्ति कहते हैं। अनुप्रास उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। तो ये आपके जो है सारे ऑप्शन के विवरण हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मैया मैं तो चंद्र खिलौने लेहू में अलंकार कौन सा है? तो दोस्तों इसमें कहा गया कि मैया मैं तो चंद्र खिलौने। अब आप देखेंगे चंद्र और खिलौने, यहाँ पे दोस्तों उपमेय और उपमान का अभेद आरोपित किया गया है, मतलब एक जैसे दिखाने की प्रदर्शित किया है। मतलब चंद्र खिलौने मतलब खिलौना जो है चंद्र के समान हो, एकदम चंद्र के ही समान हो, तो उसको चंद्र और खिलौनों एक जैसे करने की, अभेद आरोपित करने की कोशिश किया गया है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार का यही होता है जिसमें उपमेय और उपमान का अभेद आरोपी हो, तो चंद्र खिलौने आपका रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करी है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता है, मतलब छंद शास्त्र जो है उसके प्रणेता कौन थे? बिहारी, वाल्मीकि, पिंगल ऋषि या केशवदास। कौन थे दोस्तों? यहाँ पे पिंगल ऋषि आपकी होंगे जो छंद को बताए हैं, तो पिंगल ऋषि होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं? आपको यह बताना है। छंद 3, 5, 6, 4 कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? छंद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों होते हैं? मात्रिक छंद होते हैं, वार्लिक छंद होते हैं और एक होता है मुक्तक छंद। वार्लिक छंद क्या होते हैं? मात्रिक छंद वह होते हैं दोस्तों जिसमें मात्राओं की गिनती हो जाती है। और वार्लिक छंद क्या होता है दोस्तों? जिसमें वर्णों में व्यंजनों की गिनती, जैसे कै ख ये सब की गिनती की जाए, और जिसमें इसे जो मात्राएं लगती हैं, सब मात्राओं की गिनती हो जाएगी, तो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। अब मुक्तक छंद वह होते हैं जिसमें ना तो मात्राएं ना तो व्यंजन, दोनों की जिसमें गिनती ना हो, उसे मुक्तक छंद कहते हैं। जैसे कि आज टाइम जो नए नए शायरियाँ होती हैं जिसमें उसमें कोई न तुक होता है ना कुछ होता है, तो उसमें जो है अलग अलग प्रकार का कभी वार्लिक है, कुछ भी उसमें वो एक पैटर्न नहीं फॉलो करता, उसे मुक्तक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है? ऑप्शंस में बताना है कौन सी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी, कौन सी हैं जो कि आपकी देवनागरी लिपि में लिखी गई दोस्तों, उसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे मराठी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। मराठी को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको पूछ लेता है कि 10 जून, 14 सितंबर, 10 अक्टूबर या 28 सितंबर। आपको बताना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस की बात करेंगे तो एक विश्व हिंदी दिवस होता है जिसमें 10 जनवरी को मनाया जाता है। आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि आपको कवि कालिदास की जो अभिज्ञान शकुंतलम, यहाँ पर शकुंतलम में हलंत है, अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? आपको बताना है। सदा सुखलाल ने, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, राजा शिव प्रसाद ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने, किसने जो है आपका जो अभिज्ञान शकुंतलम था कालिदास का, इसको हिंदी में अनुवाद किया था? वो ऑप्शन नंबर सी राजा शिव प्रसाद जो है आपका राइट आंसर। राजा शिव प्रसाद ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है गिल्लू कहानी की लेखिका हैं। गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, शिवानी या मधुकांकरिया, कौन है दोस्तों? आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा जो है गिल्लू कहानी की लेखिका है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मन्नू भंडारी की रचनाएं इंपॉर्टेंट कौन से हैं? आपका बंटी और 1 इंच मुस्कान जो है आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है बिहारी किस धारा के कवि हैं? बिहारी किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए है रीति शुद्ध, रीति मुक्त, स्वच्छंद या रीतिबद्ध। आपको इसको जो है ढूंढना है बिहारी किस धारा के कवि हैं, फिर आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों आज जो है 37 के सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने आप लोग सामने ले आया था। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका ऐड था, और इसमें यूपीएसआई के भी क्वेश्चन सारे जो है इसमें ऐड किए गए हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं दोस्तों जो भी आपने सॉल्व किया है 37 क्वेश्चन। और इसी तरीके से हम आज जो है प्रैक्टिस सेट जो है 7 तक पहुंच चुके हैं। ऐसे ही आगे हम बढ़ते जाएंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो हैं जो
इंपॉर्टेंट और प्रीवियस सारे क्वेश्चन को हम एक तरफ से कवर करते जाएंगे दोस्तों, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने ले आता हूं, इसलिए आपको एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़ना है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना है क्योंकि आप कोई प्रैक्टिस सेट छूटे भी ना, और वे लाइकन को क्लिक करें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये उन थोड़ा रिक्वेस्ट है उन भाइयों के पास भी भेजना जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जिनको हिंदी में थोड़ा कम कॉन्फिडेंस है और हिंदी में उनको जो है अच्छी पकड़ भी नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उनके पास ये आपको उम्मीद है कि आप भेजेंगे जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उनको भी बताएंगे। और साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस को नोट आप जरूर करिए, जो क्वेश्चन आपको आते हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जो नहीं आते हैं आप इसको नोट्स बनाइए, उसको सारे क्वेश्चन को आप जो है एक एक क्वेश्चन लिखे जाएंगे, तो इससे आपका पूरा क्वेश्चन एक टाइम बाद कवर हो जाएगा दोस्तों, आपको हिंदी एकदम सरल हो जाएगी। और इसी तरीके हम तो 37 की क्वेश्चन की तरफ जो है अच्छी मार्किंग करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों आई होप जो है आपको ये जो है प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू एवरीवन।